नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच आया हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 12। तो देखिए दोस्तों, समान पात्रता परीक्षा CET का जो आयोजन होने जा रहा है उसी को लेकर के आज के हम मॉडल पेपर में बात करेंगे। 25 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारे सामने प्रश्न और आंसर है, इनको लेकर के बात करूंगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक प्रश्नों को लेकर के बात करते हैं, उनकी व्याख्या को भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे जितने भी प्रश्न हैं हम उनको आसानी से समझ सकें और एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो उसको अटेंड कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। एक नंबर का प्रश्न आपके सामने है और एक नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो आज का जो एक नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए 21 जनवरी, ऑप्शन बी है वो है 30 मार्च और ऑप्शन सी दे रखा है वो है 21 मार्च और ऑप्शन डी है वो है 21 फरवरी। तो देखिए, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो डी वाला है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख सकते हो, 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस, 30 मार्च देख सकते हो राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 21 जनवरी देखिए मेघालय, 21 जनवरी देखिए मेघालय दिवस मनाया जाता है। जबकि असम से अलग होने पर 21 जून 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखिए, देख सकते हो तो 21 मार्च को कौन सा दिवस है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर 2012 देख सकते हो UN महासभा द्वारा प्रस्तावित था। तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस से जितने भी प्रश्न थे हमने देखने का प्रयास किया और CET समान पात्रता परीक्षा में कहीं न कहीं एक आधा प्रश्न जरूर हमारे सामने होगा। तो दोस्तों, इन सारे के सारे जो मॉडल पेपर हैं इनको अच्छे से देख करके जरूर जाए। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पर रीट भर्ती में ये प्रश्न पूछा है, हैंडलूम भर्ती में ये प्रश्न पूछा है, क्लर्क ग्रेड सेकंड में भी ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, सू टापू सू द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सू टापू द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है वो है डूंगरपुर, ऑप्शन बी देखिए उदयपुर और ऑप्शन सी है वो है प्रतापगढ़ और ऑप्शन जो डी दे रखा है वो है बांसवाड़ा। तो सू टापू द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो आप बिल्कुल। सू द्वीपों का क्षेत्र कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। झालावाड़ देख सकते हो, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। टोंक देखिए नवाबों का शहर कहा जाता है और बूंदी को देखिए छोटी काशी बावड़ियों का शहर कहते हैं। डिंग देखिए जलमहलों की नगरी कहते हैं। जोधपुर देखिए सूर्य नगरी कहते हैं। रावतबाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसे राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं। कोटा देखिए शैक्षिक नगरी कहते हैं। अजमेर देखिए भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, विभिन्न शहरों के जो उपनाम है यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे प्रश्न भी आजकल एग्जाम में रिपीट होने लगे हैं और कई बार पूछे जा रहे हैं। तो एक एक शहर का जो उपनाम है यहाँ पर जितने भी बताए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप इनको जरूर देखें। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 3 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, देख सकते हो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर का प्रश्न। ऐसा ही प्लाटून में पूछा गया है, 2021 में ये भर्ती हुई थी। देखिए, नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? तो देखिए, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है वो है बनेड़ा, ऑप्शन बी है वो कानोड़ और ऑप्शन सी है वो है सिहाड़ और ऑप्शन डी दे रखा है वो है बेदला। तो नाथद्वारा का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो सिहाड़ सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है। इसका नाम तहसील मुख्यालय का भी है। तो देखिए, एक हिंदू धार्मिक स्थल जो बनास नदी के किनारे बना हुआ है। मूल नाम है वो इसका सिहाड़ है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर श्री नाथ जी का भव्य मंदिर है।
फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय में किया गया था। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर किसने इसका निर्माण किया है और इसकी पूरी व्याख्या हमने देख ली। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करते हैं। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? आरएसएसबी में ये पूछा गया है। सॉल्ट इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम हुआ है इंस्पेक्टर का, उसमें पूछा गया है। तो राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो देख सकते हो, राजस्थान का कौन सा जिला है वो डांग की रानी कहलाता है? तो ऑप्शन ए देखिए धौलपुर, ऑप्शन बी देखिए करौली, और ऑप्शन सी है वो है अलवर, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है पाली। तो डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो वो है करौली। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए, डांग की रानी करौली कहा जाता है, अलवर को कुरुक्षेत्र कहा जाता है, भरतपुर देख सकते हो, धौलपुर करौली को सूरसेन प्रदेश कहते हैं, बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता है, और पाली को पल्लिका कहा जाता है। पल्लिका भी बोलो या पालिका भी, पाली को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी हमने देख लिया। आगे बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 5 नंबर का प्रश्न। और देखिए दोस्तों, जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में ये पूछा गया है। तो देखिए, जांगल जनपद की राजधानी है। तो देखिए, जांगल जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है वो है विराटनगर बैराट, ऑप्शन बी है वो मज्जमिका, और ऑप्शन सी है वो है अहिछत्रपुर, और ऑप्शन डी है वो है बयाना। तो जांगल जनपद की राजधानी कौन सी है? तो अहिछत्रपुर है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो, जांगल जनपद बीकानेर क्षेत्र अहिछत्रपुर नागौर को कहते हैं। सीवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र मध्यमिका नगरी को कहा जाता है। मत्स्य जनपद देखिए आमेर जयपुर बैराट विजयनगर को कहा जाता है, और बयाना भरतपुर। बयाना किसे कहते हैं? तो भरतपुर को कहा जाता है। तो जांगल जनपद की राजधानी ये भी हमने देख लिया। दोस्तों, हर एक प्रश्न जो 25 है बिल्कुल इजी लग रहे हैं, मगर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर उन्हें हम गलत करते हैं तो फिर हमारी मेरिट डाउन जाना या फिर उस भर्ती से बाहर होने के हमारे चांस बनते हैं। इसलिए जो इजी प्रश्न हैं वो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में हमारे गलत नहीं होना चाहिए। ऊपर के प्रश्न जरूर देख करके जाना है। कई बार क्या है कि जो कठिनाई स्तर को देखते हुए हम इतने डीप में पढ़ते हैं कि ऊपर के जो प्रश्न आते हैं उनको हल सोल्व करने का और उनको करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं, फिर वो प्रश्न हमारे गलत चले जाते हैं। इसलिए हमने ऐसे प्रश्न बनाए हैं। तो जांगल के जो जनपद है उसकी राजधानी कौन सी हो गई? तो वो अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर किसको कहते हैं? तो मेवाड़ जो अहिछत्रपुर है वो नागौर क्षेत्र को कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं। आज का जो जो 6 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 6 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, ये प्रश्न भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 6 नंबर का प्रश्न, किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है? तो देख सकते हो, ये भी 2019 एग्जाम में पूछा गया है। जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वो है अलवर, ऑप्शन बी है वो है उदयपुर, और ऑप्शन सी है वो है जयपुर, और ऑप्शन डी है वो है बांसवाड़ा। तो जिलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो सभी जानते हो, उदयपुर शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो, यहाँ पर बात कर लेते हैं जिलों की नगरी। तो देखिए, जिलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। आगे देखिए बात करता हूँ। तो ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। बांसवाड़ा देख सकते हो, अभी हमने बात कर ली थी, पहले नंबर का प्रश्न था। सूदीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। जयपुर को सीवी रमन ने वैभव का द्वीप रंगश्री द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, और राजस्थान का सिंहद्वार, ये सारे अलवर के नाम हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी शहर हैं उनके जो इम्पोर्टेंट उपनाम है उनको देखा है हमने। आगे बात कर लेते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है हमारे सामने 7 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात करता हूँ। और ये देख सकते हो, जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए अजमेर है, ऑप्शन बी देखिए जोधपुर, और ऑप्शन सी है वो है नागौर, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है जयपुर। तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अजमेर को कहा जाता है। तो ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। सूर्य नगरी सन सिटी, नीली नगरी ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो ये सारे के सारे नाम जोधपुर के हैं।
छत्रपुर किसे कहते हैं, तो नागौर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी देखिए किसे कहते हैं, और पिंक सिटी तो जयपुर। सीवी रमन ने वैभव द्वीप, रंगश्री द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, ये सारे नाम दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया कि राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। उसके साथ जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, नागौर देख सकते हो, जोधपुर देख सकते हो, जयपुर देख सकते हो, उन पर भी हमने बात कर ली, यहाँ पर चर्चा की है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आज का 8 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 8 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, और सिविल डिग्री एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। तो देखिए राजस्थान राज्य की आकृति है, बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है वो है चतुष्कोणीय, ऑप्शन बी है वो है विषम कोणीय, और ऑप्शन सी है वो है समकोणीय, और ऑप्शन डी है वो षटकोणीय। तो राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज रोम्बस पंतंगाकार है। टी एच हैंडले ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में बताया, भारत के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। तो दोस्तों देख ली हमने राजस्थान की आकृति के बारे में। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न, और अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, डिप्लोमा भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 1 नंबर देखिए 3,85,000, देखिए 3,85,370 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन सी देखिए 3,38,240 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी देखिए 3,40,485 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसकी व्याख्या देख सकता हूँ। तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखिए 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का प्रथम है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.43% है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है और इसकी जो व्याख्या है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में भूगोल की ओर से पूछे जाने वाला सर्वाधिक बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है ये, हर बार ये प्रश्न में रिपीट होता है किसी न किसी, ये बात पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न है, और आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन है देखिए बांसवाड़ा और उदयपुर, ऑप्शन बी देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और ऑप्शन सी देखा है वो है बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन बी देखिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के गुजरती है। तो बी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग बांसवाड़ा के मध्य भाग सर्वाधिक है, और डूंगरपुर से न्यूनतम गुजरती है। लगभग मान के चलिए कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के गुजरती है, सर्वाधिक गुजरती है तो ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अगर बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों ऑप्शन में है तो वो सही होगा। अगर कहीं बांसवाड़ा ऑप्शन में है तो वो सही होगा, और बांसवाड़ा नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन में सेकंड आपको जो ऑप्शन है वो डूंगरपुर मिल सकता है, तो वो सही होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, तो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत में से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम में पूछा है। तो भारत में से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, ऑप्शन ए है वो है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है वो है मकर रेखा, और ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में से जो होकर के जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है, तो कर्क रेखा है, और ऑप्शन ए वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से है, तो देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये 8 राज्य देख लिए। तो इन 8 राज्यों से होकर के भारत में से कर्क रेखा गुजरती है।
आगे बात कर लेते हैं आज का जो अगला 11-12 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर रेड क्लिप से संबंधित है और लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए, रेड क्लिप रेखा राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से लगा करके कहाँ तक है? ऑप्शन ए देखिए हिंदूमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन बी देखिए कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक। ऑप्शन सी देखिए हिंदूमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक। और ऑप्शन डी है वो है कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो जो रेड क्लिप रेखा है राजस्थान में वो कहाँ से कहाँ तक है? तो हिंदूमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिप रेखा है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, ये बात पता होनी चाहिए। तो देखिए इसकी व्याख्या, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। राज्य के गंगानगर जिले के हिंदूमलकोट से बीकानेर, जैसलमेर जिले से गुजरती हुई बाड़मेर जिले के बलगांव बाकासर तक विस्तृत है। देखिए दोस्तों, कई बार बलगांव भी देखने को मिलता है और बाकासर, ये नाम पता होना चाहिए, बाड़मेर जिले में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं जो आज का 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया? तो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया? ऑप्शन ए है 1977 में। ऑप्शन बी है 1987 में। और ऑप्शन सी है 1991 में। और ऑप्शन डी है 1982 में। तो संभागीय व्यवस्था 1949 से प्रारंभ हुई। उस समय 5 संभाग जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इन संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देख सकते हो आगे इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू कर राज्य को 6 संभागों में बांटा। और 6 संभाग कौन से हैं? तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर बनाए। 7वां संभाग 4 जून 2005 को भरतपुर को बनाया गया। मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे। तो दोस्तों, संभाग से संबंधित सारे के सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे यहाँ पर हमने देखे हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राज्य पुष्प रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए देखिए लिलियम। ऑप्शन बी देखिए टेकोमेला इंडुमेला। आगे देखिए ऑप्शन सी देख सकते हो हेलियंथस। और ऑप्शन डी देखिए साइडियम, देखिए साइडियम गुआवजा। तो राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम देखना है। तो टेकोमेला अंडुमेला अंडुलेटा, ये बिल्कुल सही होगा। टेकोमेटा एम्बुलेटा, यहाँ पर बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसका जो व्याख्या है देख लेते हैं। तो रोहिड़ा इसका वैज्ञानिक नाम देखिए टिकोमेला अंडुलेटा है। राज्य पुष्प माना जाता है। ये घोषणा कब हुई? तो 31 सितंबर 1983 को इसकी राज्य पुष्प की घोषणा की गई थी। इसे मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में ये पुष्प पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसका वैज्ञानिक नाम देख लिया। आगे बात कर लेते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए अगले प्रश्नों को लेकर के बात करते हैं। और आज का जो 15 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 15 नंबर का प्रश्न, और थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 में 2013 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो देखिए, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन ए है वो है डाक। ऑप्शन बी है वो है पीपल। और ऑप्शन सी दे रखा है वो है खीजड़ी। और ऑप्शन डी है वो है अशोक। तो दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो खीजड़ी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए, खीजड़ी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राज्य वृक्ष प्रोसेसिस सिनेरिया कहते हैं। विजयादशमी दशहरे पर पूजा की जाती है। शमी और जानटी चारा लूम और फली होती है वो सांगरी कहलाता है। मरु मध्य प्रदेश मरुस्थल में बहुलायत प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने बात कर ली दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और इसका विशेष महत्व है। आगे बात कर लेते हैं। तो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का 16 नंबर का प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हो लैब असिस्टेंट में पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है और लेक्चर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वो है खिजड़ी। ऑप्शन बी है रोहिड़ा। और ऑप्शन सी है वो है पीपल। और ऑप्शन डी है वो है नीम।
तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो देख सकते हो वो है खेजड़ी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बात कर लेते हैं। तो देखिए खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। वैज्ञानिक नाम है तो प्रोसेसिया सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसेसिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसको समी कहा गया है। राजस्थानी भाषा में सिमलो कहते हैं। पत्तियों के चारों को लूम कहते हैं। फली को सांगरी कहा जाता है। सूखी फली को खोखा कहा जाता है। विजयादशमी दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो दोस्तों खेजड़ी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट यहाँ पर आ गए हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं आज का जो अगला प्रश्न है। तो देख सकते हो 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान का राज्य प्राणी है। तो राजस्थान का राज्य प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए है वो है बाघ। ऑप्शन बी है चिंकारा और ऑप्शन सी है मोर और ऑप्शन डी है वो है ऊंट। तो राजस्थान का राज्य प्राणी कौन सा है? तो ऑप्शन बी चिंकारा यहाँ पर सही होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो वर्तमान संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। चिंकारा इसका वैज्ञानिक नाम देखिए गजेला बेनंटी एंटीलोप प्रणाली का जीव है। आगे देख सकते हो 1981 में राज्य पशु देख सकते हो वन्य जीव की श्रेणी में इसको घोषित किया गया था। ऊँट देखिए इसका वैज्ञानिक नाम कैलेमस डेमोट्रियल है। कैलेमस डेमोट्रियल ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। पशुधन श्रेणी में डोमेस्टिक राजकीय पशु 19 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। तो दोस्तों ऊँट और चिंकारा यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही आपको पता होना चाहिए। कैसे भी करके घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 18 नंबर का हमारा प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए और एग्जाम में पूछा जाने वाला सर्वाधिक प्रश्न वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। वुमेन सुपरवाइजर में भी पूछा गया है। तो देखिए बालू स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो देखिए बालू स्तूपों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है वो है पैराबोलिक। ऑप्शन बी है वो है बरखान और ऑप्शन सी है नहीं रेखीय और ऑप्शन डी देखा इंसेल बर्ग। तो बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है तो वो इंसेलबर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो इसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हो। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इंसेलबर्ग जर्मन शब्द है। अर्थ क्या है? तो पर्वत द्वीप द्वीपीय पर्वत भी कहते हैं इसको। रेगिस्तान में कठोर चट्टान जिनका अपरदन नहीं हो पाता है उनको इंसेलबर्ग कहा जाता है। देखिए ये सामान्य से ऊंचे टीले की तरह लगते हैं। आबू खंड इंसेल खंड का उदाहरण है। जालोर सिवाना की पहाड़ियों अन्य इसके उदाहरण है। लूणी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र तली प्रदेश कहलाता है। पाली नागौर बीकानेर गंगानगर और चूरू में ये देखने को मिलते हैं। तो देख लिया कि इंसेलबर्ग क्या है, यहाँ पर हमने देख लिया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न। तो देखिए राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वो है गोबी। ऑप्शन बी है वो है सहारा और ऑप्शन डी है वो कालाहारी और ऑप्शन डी है वो है थार। तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी देखिए थार के नाम से जाना जाता है। तो डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए व्याख्या इसकी थार का मरुस्थल विस्तार देखिए राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। जिले कितने आते हैं? तो 12 आते हैं। वर्षा देख सकते हो 10 से 400 सेंटीमीटर। वार्षिक जलवायु शुष्क विषम जलवायु है यहाँ पर। वन देख सकते हो कांटेदार झाड़ियाँ मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। विशिष्टता देखिए बालू का स्तूप है यहाँ पर। 33 सागर का अवशेष इसका सेल समूह देखिए तो रायलो क्रिटेशियस इसका सेल समूह है। उद्भव देखिए प्लिस्टोसिन युग उत्तर में इसका उद्भव हुआ है। तो देखिए थार के मरुस्थल को लेकर के सारी बातें यहाँ पर हमने देख ली है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला 20 नंबर का प्रश्न है तो देख सकते हो 20 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। ऑप्शन ए अरावली पर्वत। ऑप्शन बी थार का मरुस्थल। ऑप्शन सी हाड़ौती का पठार और ऑप्शन डी पूर्वी मैदान। तो प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो थार के मरुस्थल में मिलती है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और देख सकते हो इस प्रश्न की व्याख्या को लेकर के भी बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर
प्लाया झीलें वर्षा जल से युक्त अस्थायी झील है। सामान्यतः शुष्क रहती है। मुख्यतः थार के मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बॉल्सन बाग भी यहीं पर पाया जाता है। टैकी तैथिस महासागर का अवशेष भी यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर थार के मरुस्थल से संबंधित छुटपुट जो जानकारी है वो हमने देखने का प्रयास किया। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न वुमेन सुपरवाइजर भर्ती 2015 में पूछा है। तो देखिए, संतों का शिखर से संबंधित कौन सा शिखर है? तो संतों का शिखर किसे कहा जाता है? अभी जस्ट ये भर्ती परीक्षा हुई है, ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए गुरु शिखर, ऑप्शन बी है वो है तारागढ़, और ऑप्शन सी है वह खोले के हनुमान, और ऑप्शन डी है वो है नाग पहाड़। तो संतों का शिखर किसे कहा जाता है? तो गुरु शिखर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देखिए, संतों का शिखर गुरु शिखर को जेम्स टोड ने कहा है। अरावली राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी 1727 मीटर है, और यही प्रश्न पूछा था ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी में। गुरु माथा भी इसी को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट तथा नीलगिरी के बीच सर्वोच्च चोटी है तो यही है। दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी इस चोटी पर स्थित है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, और इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न, कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। तो ऑप्शन ए है वो है हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी है विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी है वो है नीलगिरी पर्वत, और ऑप्शन डी है वो है अरावली पर्वत। तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने करती है तो कौन पर्वत करता है? तो अरावली पर्वत करता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए, अरावली पर्वत राजस्थान को दो भाग पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करता है। राजस्थान की मुख्य जल विभाजक है ये। विश्व का प्राचीनतम पर्वत भी अरावली पर्वतमाला है। राज्य के कुल भूभाग का 9.1% है यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आज का जो 23 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आईटेट एग्जाम 2011 में पूछा गया है। तो देखिए, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? तो पहला तो हो गया गुरु शिखर। अब अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन है? तो देख सकते हो ऑप्शन ए है वो है जरगा, ऑप्शन बी है तारागढ़, और ऑप्शन सी दे रखा है शेर, और ऑप्शन डी है वो है अचलगढ़। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अरावली की शेर होगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, सर्वोच्च शिखर संतों का शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर, और ये सिरोही में स्थित है। शेर कहाँ है? तो ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर की ऊंचाई है। दिलवाड़ा ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर ऊंची है। और जरगा उदयपुर राजसमंद में 1431 मीटर ऊंची पहाड़ी है। आगे देखिए, अचलगढ़ जो कि सिरोही में 1380 मीटर है, दक्षिणी अरावली में स्थित है। तारागढ़ अजमेर 870 मीटर मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको हमने देखी है, और एग्जाम में ये भी पूछी जा रही है। आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेते हैं। आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में ऊड़िया पठार स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में ऊड़िया पठार स्थित है? ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, और ऑप्शन सी है वो है सिरोही, और ऑप्शन डी है वो है प्रतापगढ़। तो राजस्थान के कौन से जिले में ऊड़िया का पठार स्थित है? तो ऑप्शन सी सिरोही में स्थित है। तो सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या, ऊड़िया का पठार सिरोही राजस्थान का सर्वोच्च पठार 1360 मीटर ऊंचा है। आबू का पठार सिरोही में है। राज्य का दूसरा सर्वोच्च पठार 1200 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी और शिखर है 1722 मीटर है। शेर 1597 मीटर है। दिलवाड़ा 1442 मीटर है। और बाकड़ देखिए, तीव्र ढाल युक्त तो उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है, जो कि सिरोही के अंतर्गत मानी जाती है। तो दोस्तों उड़िया के पठार से संबंधित जितने फैक्ट थे यहाँ पर हमने देखे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज का जो लास्ट प्रश्न है 25 नंबर का, उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का लास्ट प्रश्न है हमारे सामने। तो देखिए, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। तो बूंदी जिले में जो पहाड़ियाँ हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान हाई कोर्ट में पूछा गया है। ऑप्शन ए है वो है गिरवा, ऑप्शन बी है मगरा, ऑप्शन सी है वो है डोरा पर्वत, और ऑप्शन डी है वो आड़ावाला पर्वत। तो बूंदी जिले में जो पहाड़ियाँ स्थित है वो किसे आड़ावाला पर्वत के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, आड़ावाला पर्वत बूंदी में स्थित है। डोरा पर्वत कहाँ है? तो जालौर से 869 मीटर ऊंचा है। गिरवा कहाँ है? उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। बाकड़ देखिए, सिरोही में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है। मगरा देखिए, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग जरगा कहलाता है या मगरा कहलाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे प्रश्न 25 प्रश्नों को लेकर के बात की। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज का एक और प्रश्न आपके बीच है, तो ये इस प्रश्न को लेकर के भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए इस प्रश्न को, अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो अरावली का सबसे नीचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर तो गुरु शिखर सेकंड पर शेर देख लिया। और सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कुंभलगढ़, ऑप्शन बी है सज्जनगढ़, ऑप्शन सी तारागढ़ और ऑप्शन डी है वो है रघुनाथगढ़। तो अरावली का सबसे नीचा शिखर है वो है तारागढ़ और ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न भी स्पेशल था, इसके लिए आपके बीच लेकर के आया। तो देख सकते हो दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है तो गुरु शिखर 1722 है मीटर, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में स्थित है। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर है। मध्य अरावली की मायारजी टोडगढ़ में है स्थित है, 933 मीटर है। तारागढ़ 874 मीटर अजमेर में स्थित है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी तो ये रघुनाथगढ़ शिखर में 1055 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट 26 और 25 प्रश्न आपके बीच लेकर के आया उनको लेकर के बात की। जो सीईटी समान पात्रता परीक्षा है, पेपर का लेवल यही रहना है। कठिनाई स्तर देखा जाए तो इन प्रश्नों से ऊपर आपका लेवल नहीं जाएगा दोस्तों। और हमारे जितने भी मॉडल पेपर है उनको आप ज़रूर देखें दोस्तों। सीईटी के बाद जो भी भर्ती परीक्षा होगी फिर से हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे मॉडल पेपरों को लेकर के। और इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपके बीच लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।